हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और उम्मीद करता हूँ आप सबकी दिवाली अच्छी रही होगी। और आज इस एपिसोड में हम आज इंटरेक्ट करने जा रहे हैं हमारे एक युवा साथी से, जिन्होंने अभी रिसेंटली ही जेआरएफ से अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है और वो आपको गाइड कर पाए, वो आपको कुछ अपनी प्लानिंग, अपनी तरीके बता पाएँ। इसी उद्देश्य से आज उनके साथ हम उनका इंटरव्यू लेंगे या उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की, कौन-सी बुक्स पढ़ी और किस तरह से वो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी या एंटोमोलॉजी में अपना करियर देखते हैं, बच्चों के लिए वो स्कोप देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं, हमारे जो युवा साथी हैं उनसे। तो हमारे युवा साथी हैं कन्हैयालाल बेरवा और कन्हैयालाल बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी। तो कन्हैयालाल सबसे पहले तो ये बताइए कि एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में आपने अभी 2020 में जेआरएफ क्रैक किया है और नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना मास्टर डिग्री रिसेंटली कंप्लीट किया है और ये अभी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी या एंटोमोलॉजी में जो है पीएचडी में एडमिशन लिया है वहीं पे। तो कैसा रहा आपका ये जर्नी? और इसमें हमारे साथ ये भी बताइए कि एंटोमोलॉजी में जो है करियर को लेके कितना स्कोप है? करियर में वो वैसे देखा जाए तो प्राइवेट गवर्नमेंट में दोनों में है और जिस राजस्थान में देखा जाए पर्टिकुलरली हुँ, तो राजस्थान में गवर्नमेंट में देखा जाए तो बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलती है। जैसे एआरओ है, डबल एआरओ है, फिर एमएससी नेट के बाद में एपी दे सकते हैं और टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें एमएससी नेट माँगते हैं। और उसके साथ-साथ एमएससी के बाद में प्राइवेट जॉब भी बहुत है। जैसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, पेस्टिसाइड कंपनियाँ हैं और बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हैं, तो उसमें सर जा मतलब सकते हैं। काफ़ी स्कोप है। हुँ, हुँ, हुँ। इसको को लेके बच्चों को टेंशन नहीं लेना है। हुँ, हुँ। तो इसमें दूसरा ये बताइए कि जैसे आपने जब जेआरएफ क्रैक किया था, तो आपको किस तरह की प्लानिंग करनी पड़ी? किस तरह का आपको मेंटल सेटअप लेके चलना पड़ा? किस तरह से आप सोचते थे? क्योंकि हमारे जो बिगिनर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी ऐसा सोचते हैं कि उनको किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, हैं? बुक्स कौन-सी पढ़नी, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले किस तरह का पॉज़िटिव माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा? सबसे पहले तो सर अपना जो बीएससी कर रहे हैं, तो अपना सेकंड ईयर से ही एक वो होना चाहिए स्ट्रेटजी कि अपन कौन-से सब्जेक्ट में अच्छे से कर सकते हैं। जी। और कौन-सी सब्जेक्ट में अपन को इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी है, तो एक बार उसको पढ़ के देखें। एक बार उस जेआरएफ का एग्ज़ाम देके भी देखना चाहिए कि अपना अपन क किस लेवल पे हैं। जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जेआरएफ की तैयारी जो है वो सेकंड ईयर से लगभग सेकंड ईयर के अंत तक स्टार्ट कर देनी हुँ, चाहिए। हुँ। अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना चाहिए, इनके हिसाब से। और आपका जब जेआरएफ क्रैक हुआ था, तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? वैसे अगर लंबी तैयारी हो तो 8 से 9 घंटे काफ़ी है। जी। जैसे 1 साल तक आप तैयारी कर रहे हो, हुँ। तो जैसे थर्ड ईयर में आप चूज़ कर लिया है कि इस सब्जेक्ट से ही करना है, जी। तो उसको क्लास जो भी है, एग्ज़ाम है, सब कुछ दे दुआ के जो भी है अपने पास टाइम है, जी। उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए जी। कि किस टाइम खाना है, किस टाइम पढ़ना है, हुँ। सब कुछ एकदम प्लानिंग होना चाहिए। प्लानिंग होना चाहिए, जी। तब जाके आप क्रैक कर पाओगे। आप कितने घंटे तक पढ़ते थे? मैं सर मेरा 1 साल का तैयारी है, हाँ, तो मैं 8 से 9 घंटे रोज़ाना पढ़ते का थे, बस देते थे पढ़ता आप। ही था। जी। मतलब पढ़ना ही है वो तो, कि इधर-उधर घूमना नहीं है। घूमने का भी टाइम निकालता था कि इस टाइम घूमना है, इस टाइम मॉर्निंग वॉक करना है, इवनिंग वॉक करना हुँ। है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि कन्हैयालाल ने 1 साल तैयारी की थी जेआरएफ एंटोमोलॉजी की और 1 साल में इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो कितने साल इन्होंने 1 साल लगाया और इनको जेआरएफ इनको मिला और ये इन्होंने अपना डिग्री कंप्लीट किया और अच्छा जेआरएफ क्रैक होने से स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होता है? थोड़ा-सा आप स्टूडेंट को क्या मोटिवेशन हो कि मतलब उनका जेआरएफ क्रैक हो जाए? मोटिवेशन तो सर जैसे अब देखा जाए तो फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलता है। जी। जेआरएफ अगर मिलता है अपन को हुँ। तो 13,600 रुपए मंथली आता है।
अच्छा, मंथली कं आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, कंटीजेंसी तो मिला बहुत के बड़ी बात है वो। हुँ, जी, और इसके अलावा आपको बाहर दूसरी यूनिवर्सिटी पढ़ने का मौका मिलेगा, हाँ, हाँ। हैं, हायर एजुकेशन लेने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर जेआरएफ आप क्रैक करते हैं, तो आपको जो मंथली पैसा मिलता है, वो तो मिलता ही है पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, साथ में आपको बाहर दूसरी स्टेट्स में पढ़ने का मौका मिलता है और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। आपका एक मोरल बूस्टअप हो जाता है कि आप एक इंडियन लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करके जो है एग्ज़ाम क्वालीफाई करके जो है मास्टर डिग्री कर रहे हैं। उसके अलावा कन्हैयालाल आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। और एक बात और है कि जी, जैसे अपन राजस्थान में से ही बीएससी कर रहे हैं, जो भी है, अगर अपन दूसरी जगह पे जाएँगे, उसको वहाँ का माहौल देखेंगे, वहाँ पे नए लोगों से मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो अपन को देखने को मिलेगा कि यार ये कि बंदा क्या कैसे पढ़ता है, क्या हाँ, स्ट्रेटजी है, वो सब कुछ उसको देखने देख को के भी सीखने को मिलता हाँ, है। सीखने को मिलता है। और बहुत सारे ऐसे भी है सर कि जैसे पीएचडी है, एमएससी के बाद कुछ दूसरा जैसे आईएएस की तैयारी भी करते हैं करते बहुत हैं सारे, वो भी है। तो वो सब कुछ देखने को मिलता वो है कि एक्सपोज़र मिलने के हुँ, बाद ही फिर उनको हुँ, लगता है कि नहीं मुझे इसमें मैं जा सकता हूँ। हुँ, हुँ। एग्रीकल्चर में नहीं, इसके एग्रीकल्चर के बाहर भी मैं जा सकता हूँ। तो कन्हैयालाल एक चीज़ और आप हमारे जो है दर्शक है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको बताइए कि एंटोमोलॉजी कहीं न कहीं थोड़ा टफ पड़ता है, उसके जो हाँ, साइंटिफिक नाम है वो याद करने में तकलीफ होती है। तो क्या मतलब बोलना चाहेंगे किस तरह से उनको पढ़ें और किस तरह से उनको तैयारी करें, ताकि उनके लिए आसान हो जाए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता होगा हाँ, हाँ। एंटोमोलॉजी तैयारी करने वालों के लिए। तो बताइए आप? टफ़ तो है वैसे पर जी, इसमें क्या है रटने का चीज़ बहुत है। जी, जैसे साइंटिफिक नेम है फैमिली है, ऑर्डर है, तो उसको इस हिसाब से बनाएँ जैसे टैक्सोनॉमी है। जी, टैक्सोनॉमी में ऑर्डर आते हैं, तो हर ऑर्डर का एक चार्ट बना लें कि इसमें ये क्लास है जैसे इंसेक्टा पूरी क्लास होती है, तो उसमें ऑर्डर है, उसमें कौन-सी फैमिली है, कौन-सी सब फैमिली है, तो उसका एक चार्ट बना लें, कौन-सा हुँ। इंसेक्ट आता है और उसको एक दीवार पे चिपका सकते हो आप। हाँ, दीवार पे या टेबल हुँ, पे कहीं रख हुँ, के ताकि हुँ। वो आपके सामने रहे आ जाए। हाँ, हाँ। तो आप किस तरह की जैसे आप बोले कि मैं 8 से 9 घंटा पढ़ते थे, हुँ, हुँ। 1 साल के भीतर में। तो आप किस तरह की प्लानिंग करते थे पढ़ने के लिए? कैसे सुबह से शाम तक कैसे पढ़ते थे? अपने आप को कैसे एक जगह कॉन्संट्रेट करके जैसे मान लो कि 8 से 9 घंटा पढ़ना एक आप में बड़ी बात है। तो उसके लिए आप किस तरह से मेंटली प्रिपेयर रहते थे और किस तरह से दिन का प्रोग्राम करते थे? सबसे पहले तो मैं सर 1 हफ्ते का बनाता था हुँ, कि इस हफ्ते में कौन से दिन क्या करना है, हुँ। कितने घंटे पढ़ना है, वो कौन-सा सब कुछ चैप्टर पढ़ना है? हाँ। जी, फिर उसके बाद सुबह उठते ही थोड़ा बहुत घूम घूम के फिर के मॉर्निंग वॉक करके मॉर्निंग वॉक करके और बाद में एक चा फिर से एक दिन का चार्ट बनाता था जी, कि आज क्या करना है, हाँ, इस उस टाइम क्या करना है, इस टाइम क्या करना है, सब जी। कुछ मतलब मतलब सुबह से हफ्ते का लेके वीकली का चार्ट हुँ, बनाते थे, वीकली का टारगेट बनाते थे हुँ, और वीकली में फिर दिन का चार्ट बनाया कि आज हुँ, मुझे सुबह शाम तक ये काम करना है, हुँ, इतने चैप्टर पढ़ना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है, पूरा चार्ट प्लानिंग करते थे। लेकिन कन्हैयालाल एक चीज़ इसमें ये भी बताइए कि जैसे मैं भी देखा हूँ और बाकी लोग भी फेस करते होंगे कि जो हम प्लानिंग बनाते हो, वो कहीं न कहीं पूरा 100% तो फॉलो होता नहीं है। हाँ। तो उसमें आप क्या कहेंगे मतलब कि 100% फॉलो नहीं हो रहा तो आगे से प्लानिंग बनाना बंद कर दो या फिर आप दूसरा प्लान बनाइए 100% नहीं होगा तो 80% होगा 90% होगा 50% तो होगा कम से कम लेकिन अगर प्लान ही नहीं बनाएंगे तो फिर क्या फॉलो हाँ, होगा हाँ। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे प्लानिंग तो सर हर बार तो नहीं मतलब जैसे 100% में से 50% तो अपना जो प्लानिंग होता है, फेल हो वो जाता है फेल ही होता है जी हमेशा। क्योंकि अपन कहीं पे जैसे प्लानिंग कर ली आज की तो कहीं इमरजेंसी कोई काम आ गया, हम्म, तो वहाँ जाना पड़ेगा ना। जी तो उस हिसाब से अगर प्लान फेल भी हो रहा है तो दोबारा से प्लान उसको करो प्लान शुरुआत करें करो जी दूसरे दिन से। अगर एक प्लान चौपट हो गया है तो दूसरा प्लान बनाइए हुँ, दूसरा हुआ तो हुँ। तीसरा बनाइए हुँ। और प्लानिंग बनाते बनाते आपको पता भी नहीं चलेगा कि अब कब आपने पूरा सिलेबस कवर कर लिया तो आपको कंटिन्यू लगे रहना है दूसरा कि जैसे जेआरएफ वाले बच्चों को आता है बुक्स कौन आप नाम केवल हमको बताइए, कौन-कौन सी बुक्स पढ़े आप और कौन-कौन सी बुक्स को कैसे पढ़ना है? ये आप शॉर्ट में बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो सर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अपन ने सेलेक्ट कर लिया ना 3rd ईयर में, जी। तो सबसे पहले बेसिक बेसिक पढ़ना चाहिए। हुँ, बेसिक में जैसे न इंसेक्टा है हुँ, रघुमूर्ति नटराजन वाली, हुँ, तो उसको पढ़ें। उसके बाद फिर सैम ऑथर वाला एक बुक है एप्लाइड एंटोमोलॉजी, जी। उसी का दूसरा पार्ट है। तो उनको है ना
उसमें आपका 50 से 55% कोर्स कवर कंप्लीट कर हो लिया। जाएगा। जी, तो उससे थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम अपन मैंने ने कवर थोड़ा कर लिया। थोड़ा पढ़ लिया। और ऐसा भी होता है कि उसमें से अगर आप जीआरएफ देख के आओगे एक बार, टेस्ट करोगे कि अपन कितने पानी में है हुँ, और कितने उसमें है, तो उससे पता चल जाएगा कि अपना कितना क्वेश्चन आ रहा है इसमें से। और कितना हमको और मेहनत करने की हुँ, ज़रूरत है। हुँ। जी, तो और और कौन-सा बुक्स? इसके अलावा सर उसके बाद एंटोमोलॉजी ट्रीटाइज़ है टीवी प्रसाद वाला। फिर एंटोमोलॉजी ट्रीटाइज़ का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद अ, एंटोमोलॉजी में है टीवी प्रसाद वाला हैंडबुक ऑफ एंटोमोलॉजी, इसी हुँ, का बड़ा रूप है। जी, अगर पढ़ना चाहो तो, नहीं तो वो अभी ज़रूरत नहीं है। अब तो ये नहीं अगर है। ब्रॉड करना चाहो तो पढ़ सकते हैं। हुँ। उसके बाद अब रिफ्रेशर आता है, एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर, उस वो बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, मतलब कौन-सी ऐसी बुक है कन्हैयालाल जी की जिसको कम से कम 3 बार पढ़ना है? हुँ, कौन-कौन सी बुक ऐसी है? बस उनका नाम बताइए ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको लगे कि इन 3 बुक्स को तो मुझे अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। कम से कम 3 बार पढ़ें उस बुक को। एक तो सर इंसेक्टा बुक है, वो ओके। बहुत अच्छी है। ओह! मतलब अगर उसको पढ़ते जाओगे ना तो ऐसा लगेगा यार मज़ा आ रहा है। अच्छा, और उसमें से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। और एक उसी का दूसरा पार्ट है, उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। और एक ट्रीटाइज़ है। 1 मिनट रुको। तो कन्हैयालाल ऐसा कुछ बुक्स बताइए जिनको जो हमारे बिगिनर है, जो तैयारी करने वाला एस्पिरेंट्स है, वो कम से कम 2-3 बार उसको पढ़ें, जिनसे उनको फ़ायदा हो। ऐसे बुक्स के नाम बताइए और उसको कैसे पढ़ना है, ये भी थोड़ा-सा अगर शॉर्ट में बताना चाहें तो ज़्यादा बेटर होगा। जी। जी, मैं बताना चाहूँगा कि 3 बुक है, 3 नहीं 4 बुक है सर। जी, कौन-सी? एक तो इंसेक्टा है, उसका दूसरा पार्ट है इंसेक्टा का एप्लाइड एंटोमोलॉजी, जी, सेम ऑथर है। और एक है ट्रीटाइज़। और निमेटोलॉजी में देखा जाए तो सर निमेटोलॉजी भी इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट है। रखती है। जी, तो उसका वालिया बजाज पढ़ना वो पढ़ना ही है। हाँ, जैसे इंसेक्टा को पढ़ रहे हो आप तो शुरू से लास्ट तक लेके शुरू से पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि यार क्या पढ़ रहे हैं। थोड़ा लगता है सर कि शुरू-शुरू में पढ़ते हैं ना तो एंटोमोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि शुरू-शुरू में तो मज़ा आता ही नहीं है। बिल्कुल थोड़ा बोरिंग लगेगा, हुँ। थोड़ा परेशान हो और जाएगा बाद आदमी। में एक बार 1, 2, तीसरी बार पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। हाँ। और उसके बाद तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। जी, और एक वालिया बजाज है, उसको भी ढंग से पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि जी, एमएससी अब जब आप एमएससी में जाते हो तो वहाँ निमेटोलॉजी इम्पोर्टेंस रखती है। इम्पोर्टेंस रखती और एक जैसे पैथोलॉजी में देखते हैं तो पैथोलॉजी में एक उत्पल कुमार भट्टाचार्य की बुक आती है, है। उसको हाँ। पढ़ लो, बहुत है वो। अच्छा और दूसरा इसमें कि क्या आपने जेआरएफ की प्रिपरेशन करने के दौरान कोई कोचिंग वगैरह भी की थी या कोई टेस्ट वेस्ट दिए थे कहीं पे या किस तरह से आप अ, दूसरों की मदद लेते थे क्या? किस तरह से मदद लेते थे? सर कोचिंग-वोचिंग तो कुछ किया नहीं मैंने, हुँ, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। जी, और 2-3 मॉक टेस्ट लिए थे लास्ट में। जी, उससे क्या है थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है बढ़ता है। कि ऑनलाइन अपन दे रहे हैं तो उसमें रैंक वगैरह सब कुछ दिखाते थे। जी, तो कभी-कभी मेरा रैंक लास्ट भी आता था, हाँ, कभी-कभी फर्स्ट भी आता फर्स्ट था, भी आता था। कभी-कभी जी, मिडल भी आता था। जी, तो मतलब कि उस वो फ़ायदा होता है उसमें। हुँ, हुँ। तो आपको यहाँ पे दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ ज़रूरत पड़े दूसरों की मदद लेने की, वहाँ मदद लेनी चाहिए और चाहे वो आप किसी से सीनियर से मदद लो या कभी टीचर से मदद लो या किसी से आप कन्हैया जी से भी मदद ले सकते हैं। फेसबुक पे रहते हैं, हैं? वहाँ से भी आप जिनके साथ जुड़ सकते हैं, हमारे थ्रू भी इनसे जुड़ और सकते सर हैं। मैंने तो है ना जो मेरे जो पिछले वाले जो 1 ईयर ओल्ड वाले जो फर्स्ट रैंकर है, हुँ, सेकंड रैंकर है, उनसे जो कॉन्टैक्ट किया था ना सर, उसका फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा भी हुआ, पर मैंने जो कॉन्टैक्ट किया था, हुँ, उनका इंटरव्यू देखा मैंने। उसमें तो नंबर बताए नहीं थे उन्होंने, मोबाइल नंबर वगैरह कुछ बताया नहीं। तो उन्होंने जो नाम बताया ना उसके हिसाब से मैंने सर्च करके फ़ेसबुक पे सर्च किया, वहाँ पे सर्च किया तो मिल गए। तो उनसे ऐसे कॉन्टैक्ट किया, बाद में फिर मेरे को फ़ायदा भी हुआ कि उन्होंने किस प्रकार तैयारी की, हुँ, किस स्ट्रैटेजी से तैयारी की, तो उससे थोड़ा फ़ायदा मिलता है। डेफ़िनेटली जो सीनियर से तालमेल बिठा के रहेगा, उससे लेके कॉन्टैक्ट में रहेगा, उसको डेफ़िनेटली फ़ायदा होने वाला है। तो कन्हैयालाल और भी कोई आप जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको आप कोई अपनी तरफ से कोई टिप्स देना चाहेंगे, कोई प्रो टिप्स देना चाहेंगे क्योंकि आपने कंप्लीट कर लिया है, मास्टर और आप पीएचडी में हैं। तो आप कुछ और उनको बोलना चाहेंगे?
बोलना तो यही है कि अगर कोई सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, जैसे एंटोमोलॉजी है सर, तो उसपे पूरा अपना 100% देना है और ऐसी तैयारी करनी है कि उसमें अपन को एकदम मतलब परफेक्ट होना है। परफेक्ट होना है, हाँ। एक्सपर्ट बनना है उसका हाँ, मतलब। हाँ। तभी जाके अपना जेआरएफ क्लियर कर पाएँगे। और अगर शॉर्ट शॉर्ट तैयारी में तो जहाँ तक मेरे को नहीं लगता कि उसमें हो सकता है। मैंने तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ाई हुँ। तो करना ही पड़ेगा और पढ़ाई भी ऐसे करनी है कि आपको उसमें एक्सपर्ट बनना है, आप हुँ, किसी को हुँ। दूसरे को पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ को किसी को पढ़ाना पड़े तो आप पढ़ा दो, इस तरह से तैयारी करना है। तो इसके अलावा और कोई जो आपके दिमाग में बात है, जो आप बताना चाहते हैं हमारे कोई स्पेशल टिप्स? टिप्स तो सर मैं मेरा ही बताऊँ तो जहाँ आप ही के एक्सपीरियंस जानना है। हुँ, मेरा ही बताऊँ तो मैं जब तैयारी करता था ना सर, हुँ। तो मैं पूरा ऐसे जितना भी फिजियोलॉजी वाला है, जैसे इंसेक्टिसाइड है, हुँ। पेस्टिसाइड है, उनका सबका अलग-अलग पोर्शन पे ऐसे चार्ट बना के लग हाँ, चिपका देते हाँ, दीवार पे। चिपका रखा था कि इस साइड तो इंसेक्टिसाइड है, इस साइड फिजियोलॉजी में जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जी। सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सब कुछ रखता था मैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने सीनियर के कॉन्टैक्ट में रहिए और जो जिन्होंने क्रैक किया जेआरएफ उनके संपर्क में रहिए, जम के तैयारी करिए और जेआरएफ क्वालीफाई करिए। तो कन्हैयालाल जी बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े और हम आपके आगे भी सेवा लेते रहेंगे। और दोस्तों आपको भी अगर इनसे संपर्क करना चाहें तो हमारे थ्रू कमेंट बॉक्स में आप पूछ के इनके नंबर हमसे ले सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मदद करेंगे ना आप? हाँ, ज़रूर, ज़रूर। पता चला मैं नंबर दे दूँ और आप जो है उनको रिस्पॉन्स ना दो फिर हमारा डॉक्टर एग्री बिज़नेस का जो है दिक्कत होगा फिर। तो कहने का हाँ, कुछ किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर, जी, ऐसा इनसे कुछ नहीं है। इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये आपकी मदद जो हो सकती है करेंगे। तो बने रहिए डॉक्टर एग्री बिज़नेस के साथ, हम ऐसे ही बाकी जो जेआरएफ होल्डर्स हैं उनके भी इंटरव्यू लेके आते रहेंगे आपके लिए और जितने हो सकता है उतनी मदद करते रहेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।